वैसे तो देखो आप लोग को बहुत कुछ सभी बहनों से सुनने मिल गया है, और समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा अपने उसको वो कर देती हूँ, है ना, क्योंकि मैं ना बाकी ऐसा कुछ भी और अलग नहीं बताने वाली हूँ, पर बाबा जी का एक पाठ्यक्रम चेतना विकास मूल्य शिक्षा का वो भी है। जैसे आप लोग जैसे किसी स्कूल में काम कर रहे हैं ना, तो वो कोई बुक से संबंधित नहीं है ना, उसको आप लोग सब जगह लागू कर सकते हैं। मतलब एक एक्चुअल में एक टीचर यदि अपने आप में पूरा है ना, उसकी अगर समझ का जितना भाग एक टीचर में होना बहुत ज़रूरी है, और कुछ अभ्यास है बच्चों के जो आप प्रतिदिन करा सकते हो, है ना, और वो कोई छोटी बात नहीं होगी, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं हमेशा शीला दीदी मेरे को वही बोले कि दीदी आप वही रखना, क्योंकि आपका वो बहुत, क्योंकि वो एकदम मतलब ऐसा है कि कोई भी किसी भी स्कूल में लागू कर सकता है ना, और प्रवृत्ति परिमार्जन उससे होगा। चेतना विकास मूल्य शिक्षा की जो बुक्स हैं वो मानसिकता बनाने का काम करेगी, और 20 साल बाद उसका रिजल्ट दिखेगा। तो एक पाठ्यक्रम ऐसा है जो भाषा से भाव तक लेके जाएगा, लेकिन 20 साल लगेंगे। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा की जो बुक्स बनी हुई है, जिसमें मानव लक्ष्य के बारे में है, चारों अवस्थाओं के बारे में है ना, परिवार के बारे में है, विद्यालय के बारे में है, सार्वभौम व्यवस्था तक के पाठ हैं। तो उस भाषा को पढ़ते पढ़ते 5 साल में ना बच्चों के अंदर एक व्यवस्था का चित्रण बनने लगेगा, है ना, और फिर वो जब 6 से 12 उस बात को बार बार सोचेंगे, तो धीरे धीरे जब वो बोलते हैं ना दीक्षांत समारोह, है ना, जब वो घोषणा करना होता है कि मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, उस समय वो लोग ये सारी बात को एक व्यवस्था के रूप में देख पाएंगे। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। उसी के साथ बाबा जी ने एक पाठ्यक्रम बनाया है जो हर दिन अभ्यास करने का है ना। तो उसी बात को मैं थोड़ा सा आप लोग के सामने रखूँगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं, जितना भी हो पाएगा कर लेते हैं अपन, और हम सब है ना, अगर उतना भी कर पाते हैं तो वो कोई बड़ी बात होगी, है ना, क्योंकि ये जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, ये आचरण का काम हो रहा है, ये बड़ा काम है कोई। तो हर कोई अभी अपने विद्यालय में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, CBS पूरा चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित नहीं पढ़ा पाएगा, लेकिन ये जो दूसरा पाठ्यक्रम है जिसमें प्रवृत्ति परिमार्जन होगी, तो अगर हम प्रवृत्ति परिमार्जन भी कर पाए तो आचरण के लिए पात्रता बन जाएगी, है ना। तो प्रवृत्ति परिमार्जन के बिना आचरण नहीं आएगा, है ना। तो ये जो पाठ्यक्रम मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, ये प्रवृत्ति परिमार्जन का है ना। प्रवृत्ति का मतलब होता है हमारे वृत्ति, हमारे विचार में जो क्रिया हो रही है, प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य की, तो कैसे हम प्रिय, हित, लाभ से न्याय, धर्म, सत्य के अभ्यास करें। यहाँ समझने का मामला ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि हम शिक्षक से बात कर रहे हैं तो समझने की बात है, पर जब आप पाठ्यक्रम देखोगे वो बच्चों को अभ्यास कराने की चीज़ है ना। तो शिक्षकों के लिए क्या समझना ज़रूरी है उसको थोड़ा सा मैं रखने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो जैसा बाबा जी की एक लाइन है जो सब कि आज की परंपरा की शिक्षा में क्या चीज़ जोड़ने से वो पूरी हो जाएगी, तो उसकी एक लाइन में लेती हूँ, दर्शन के साथ क्रिया पक्ष को जोड़ना, है ना। एक उनकी लाइन है कि दर्शन के साथ क्रिया पक्ष को जोड़ना। दर्शन के साथ अभी तक क्या हुआ ना, क्रिया पक्ष को नहीं जोड़ा गया, इसीलिए ये ना हायर एजुकेशन की चीज़ रही, लेक्चर रहा। फिलोसफी को आप कभी भी देखोगे तो बड़ी क्लास में हायर एजुकेशन में एक लेक्चर जैसा होता है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर दर्शन को क्रिया पक्ष से जोड़ के हम 3 साल के बच्चे को दर्शन पढ़ा सकते हैं, है ना, ये जो काम हुआ है ये अद्भुत हुआ है, और तभी शिक्षा में कोई दर्शन जा पा रहा है ना। अगर क्रिया पक्ष को नहीं जोड़ा जाता तो दर्शन को 3 साल तक के बच्चे में ले जाना मुश्किल है ना। तो दर्शन का जो मतलब है वो देखना ही होता है, देखा हुआ सत्य, है ना। तो
बाबा जी जब देखना बोलते थे ना, तो उसका मतलब होता था समझना। जब वो बोलते थे देखना, तो इसका मतलब होता था समझना। तो मैं जब अपने आप में, जब बाबा जी जब क्रिया की बात बोले, तो ये समझ आया कि एक्चुअल में क्रिया जोड़ने से समझना होगा। अगर क्रिया नहीं देख पाते हैं तो समझना होता नहीं है किसी वस्तु को। आप अभी भी देखो, अगर मैं पेन बोलती हूँ तो पेन में किस आधार पे बोलती हूँ? इसको पेन हम किस आधार पे बोलते हैं? लिखने की क्रिया होती है ना? तो लिखने की क्रिया के आधार पर हमको ये निश्चित होता है कि ये पेन है और लिखने के काम आएगी। पानी हम एक शब्द बोलते हैं, पर प्यास बुझाने की क्रिया होती है तो हम पानी की उपयोगिता को पकड़ पाते हैं, नहीं तो हम नहीं पकड़ पाएंगे, है ना? वैसे ही आप हर चीज़ को देखेंगे ना, तो हर चीज़ में कोई क्रिया होती है और उस क्रिया से उस वस्तु की पहचान है। तो अगर हम अभी वस्तु को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब एक्चुअल में हम क्रिया को नहीं देखते हैं, है ना? तो हमारी दृष्टि अभी ना इंद्रिय गोचर ज़्यादा है, ठीक है ना? तो देखना और समझने की बात पहले थोड़ी सी रखती हूँ, उसके बाद आगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है एक शिक्षक के लिए कि उसकी खुद की दृष्टि कहाँ तक जा रही है, कहीं इंद्रिय गोचर तो नहीं है ना? तो जब तक शिक्षक की दृष्टि ज्ञान गोचर नहीं होगी, तब तक वो कभी भी किसी वस्तु के रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, यथार्थता जिसको हम बोलते हैं ना, कि एक वस्तु की यथार्थता का पता होना चाहिए शिक्षक को, तब जाके वो बच्चे में वो चीज़ को डाल पाएगा। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान उसी को बोलते हैं कि हमको रूप का पता है, कभी गुण का पता है, स्वभाव धर्म का तो पता ही नहीं है अभी, ठीक है ना? तो देखना, तो अभी जो हम देखना बोलते हैं, तो आप देखना कि जैसे अगर हम बोलें कि हम आँखों से क्या देख पाते हैं, कितना देख पाते हैं, तो आँखों से हम 180 डिग्री देख पाते हैं। आँखों से ना आप यहीं तक देख पाते हो, इंद्रिय गोचर जिसको हम बोल रहे हैं। पर अगर मैं आपको 180 डिग्री देख रही हूँ, तो क्या मैं 180 डिग्री समझती हूँ आपको? मैं आपको पूरा ही समझती हूँ। तो ये समझ कौन रहा है पूरा? ये इंद्रिय गोचर नहीं है ना? ये फर्क हमको पता चले कि आँखों से तो हम आधा ही देख पाते हैं, लेकिन हम हमेशा पूरी वस्तु को समझते हैं, है ना? क्योंकि मेरे को पता है कि ये पूरी है, भले दिख मेरे को आधी रही है। तो ये एक बहुत स्थूल उदाहरण है ना, इंद्रिय गोचर का और ज्ञान गोचर का। पर एक हमको क्लिक करे चीज़ कि समझते हम पूरा है, और पूरा समझ कर ही हम पूरा डिलीवर कर पाएंगे। तो ये जो बात है कि गणित आँखों से अधिक होता है और समझ से कम होता है ना? एक तो इंद्रिय गोचर चीज़ आ गई, फिर उसके बाद जैसे इसलिए बताना जरूरी कि अभी हम लोग ना बहुत गणितीय हो गए हैं, है ना? गणितात्मक भाषा बहुत होगी, यहाँ तक कि व्यवहार में भी गणितात्मक भाषा चली गई है। इसलिए शायद हम लोग उपयोगिता पूर्वकता को उतना अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो ये दृष्टि अगर हमारी विकसित हो जाती है, तो आँखों से अधिक और समझ से कम होता है गणित, ठीक है? कैसे होता है? आँखों से ना आपको रूप दिखाई देता है, आपको रूप दिखाई देगा, आकार दिखाई देगा, आयतन दिखाई नहीं देगा, है ना? मतलब घन, वॉल्यूम क्या है वो दिखाई नहीं देगा, वो गणित से पता चलेगा, है ना? तो गणित से क्या पता चलेगा? उसका आयतन, ठीक है? ये होगा रूप की बात। गुण में अगर हम जाएंगे, गुण गणित से पूरा दिखाई देगा कि आधा दिखाई देगा? गुण किसको बोलते हैं? एक बार बस करेंगे उस पर बात। गुण जब हम बोल रहे हैं, तो
ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो आप लोग नई बहनें हैं, बाकी तो अध्ययन किए हुए भाई बहनों से के लिए नहीं है मेरी बात, है ना। एक होता है किसी वस्तु का रूप, आकार, आयतन, है ना। एक होता है गुण। गुण को परस्परता में देखा जाता है, ठीक है ना। एक तो मेरा अपना रूप है, आकार है, आयतन है, और एक परस्परता में, है ना, क्या गुण है, गुण को परस्परता में देखा जाता है। तो गणित में ना गुण पूरा नहीं आता है। जैसे अभी हम किसी को भी पूरा नहीं समझ पाते हैं गणितीय विधि से। जैसे आप मेरे घर 2 बार आए तो मैं क्या निष्कर्ष निकाल लेती हूँ कि मेरे को भी 2 बार जाना है। मतलब मैंने आपको उतना ही समझा कि आप 2 बार आए, मतलब मेरे को आपके पास 2 बार ही जाना है। गणितीय हो गए हम, पर हमने उनको समझा नहीं, है ना। तो क्या हो गया है, इसके कारण हमारा व्यवहार ना गणित में फंस गया है, हम उसके आगे नहीं बढ़ पाए। तो गणित में गुण पूरा समाता नहीं है। कैसे नहीं समाता है, तो गुण की जैसे 3 गति है, सम, विषम, मध्यस्थ, है ना। आप लोग को थोड़ा ज़्यादा भी लगेगा ना तो फिर एक बार सुन लो, है ना, क्योंकि इतना इजी चीज़ नहीं बोल रही मैं, लेकिन ना जैसे जैसे समझेंगे ना हमारी दृष्टि बड़ी हो जाएगी कि एक्चुअल में हमको देखना क्या है। वो चीज़ बहुत सरल है, प्रोसेस थोड़ा सा हो सकता है ना। जब हम गुण की बात करते हैं ना तो गुण में है सम, विषम और मध्यस्थ। देखो ये मध्यस्थ दर्शन का मेन प्रतिपादन है, मध्यस्थ क्रिया, है ना। इसलिए इसके बारे में हमको पता होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि यही चीज़ें पूर्णता के से संबंध को पहचान कराएगी। सम बोलने से क्या समझ में आता है, है ना, रचना बनती है, सृजन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि एक शब्द इसका ही है, दर्शन का ही, उद्भव, है ना, उद्भव, विभव, प्रलय। तो वैसे ही सम, मध्यस्थ, विषम। तो सम का मतलब है कोई चीज़ सृजन होती है, रचना बनती है ना। रचना बनने के बाद फिर वो बनी रहती है, ठीक है, और एक समय के बाद वो विरचित हो जाती है, ठीक है। तो गणित ने क्या किया है, सम और विषम को पहचाना है ना, सम और विषम को पहचाना है, मध्यस्थ को नहीं पहचाना है, मध्यस्थ को नहीं पहचाना है ना। कैसे, बाबा जी बहुत सिंपल उसमें ये बात हमको बताते थे, हमको भी समझ में नहीं आती थी पहले। तो वो बोलते थे कि जैसे बेटा एक पेड़ बड़ा हुआ, है ना, उस समय उसकी किसी भी चीज़ में गुण नहीं आए हैं। जब तक वो पूरा नहीं बढ़ता है तब तक उसमें गुण नहीं आए होते हैं पूरे, है ना। फिर पूरा होने के बाद वो बना रहता है, अपने फलों के साथ, फूलों के साथ बना रहता है। एक समय आता है जब उसका अवधि पूरी होती है तो वो विरचित होने लगता है। तो ना तो वो सम के समय उपयोगी है, ना वो विषम के समय उपयोगी है। उपयोगी कब है वो, जब वो बना रहता है ना। तो ये जो बना रहता है ना, इसको आज तक संसार ने नहीं पहचाना है ना। इसके कारण वो जो हम आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि मतलब कारणात्मक भाषा जिसको हम बोलेंगे, है ना, मतलब कारण को नहीं पकड़ पाए हम। गुण ने सम विषम को पहचाना, गणित ने मध्यस्थ क्रिया को नहीं पहचाना। तो मध्यस्थ क्रिया का मतलब है उपयोगिता। जैसे हमारे लिए भी उन्होंने कहा, तुम बड़े होते हो तब तक तुम अपने आप को तैयार कर रहे हो, है ना। ये सब हम सबको पता है कि भाई 25 से 50 साल तक की या 60 साल तक की उम्र होती है मानव की, जो अपनी उपयोगिता के साथ वो जी सकता है। उसके बाद शरीर विरचित होने लगता है, तो वो जितना सोचता है उतना कर नहीं पाता है। लेकिन शिक्षा अगर 20 साल में पूरी होती है, 25 साल में पूरी होती है, पर 25 से 50 या 60 साल तक वो अपनी पूरी उपयोगिता के साथ जी सकता है। ये उसकी मध्यस्थ क्रिया है, ये उसकी उपयोगिता है ना। तो चूंकि मध्यस्थ को नहीं पहचाना गया, इसलिए हम किसी भी वस्तु की उपयोगिता को नहीं पहचान पाए, है ना। मतलब इसको अगर मैं बोलूं कि छोटे बच्चों को
छोटे बच्चे हमारे क्या करते हैं, छोटे छोटे कच्चे कच्चे जाम खाने लगते हैं, है ना। तो उनको बताना पड़ता है। उन्हें, जैसे उन्हीं की बेटी है गुनगुन बेटा जी, एकदम कच्चे आंवला कच्चा जाम, है ना। तो हम बोलते हैं बेटा जी ये अभी खाने योग्य नहीं है, तो बोले कि नहीं नहीं मेरे को स्वाद लगता है। ऐसा हम बड़े भी कितना करते होंगे, है ना। तो उनको बताना पड़ता है कि अभी इसमें गुण नहीं आए हैं जो आपके लिए पाचक हो, पर चूंकि हमको पता नहीं है ये बात, तो हम कच्ची कच्ची चीज़ भी खा लेते हैं, जबकि वो हमारी बॉडी के लिए पाचक नहीं होती है, पर मेरे को स्वाद लगती है ना, क्योंकि इंद्रिय गोचर हो जाते हैं हम। ठीक है, तो ये जो मध्यस्थ क्रिया है ना, इसको कारणात्मक भाषा से पहचाना जा सकता है। कारणात्मक भाषा मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्य को बोला जा सकता है ना, तभी तो शिक्षा में आया है वो। अभी तक यही था भाई सत्य को बोला नहीं जा सकता, तो सत्य को बोला जा सकता है, इसका मतलब है उसके लिए कारणात्मक भाषा होगी। कारणात्मक भाषा का मतलब है जैसे गुण, गणित और कारण, है ना, तीन बात होती है। कारणात्मक भाषा में उस वस्तु के होने के कारण को इंगित किया जाता है ना, मतलब किसी भी वस्तु के होने रहने के कारण को इंगित किया जाता है। कारण को इंगित किया जाता है। कारण का मतलब है, इसी को हम बोल रहे हैं प्रयोजन। इसी को हम बोल रहे हैं उपयोगिता, और इसी को हम बोल रहे हैं मूल्य। ठीक है ना, तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा की जब बात हो रही है तो हमारी पृष्ठभूमि क्लियर होनी चाहिए, है ना, कि हम मूल्य बोल किसको रहे हैं। तो ये जो कारणात्मक कारण को पता करना, किसी भी वस्तु के होने रहने के कारण कि उसका प्रयोजन क्या है, अस्तित्व में मिट्टी का प्रयोजन क्या है ना, अस्तित्व में हवा का प्रयोजन क्या है ना, धरती में पेड़ पौधे का प्रयोजन क्या है। तो ये जो प्रयोजन को बताने वाली भाषा है ना, ये कारणात्मक भाषा है। इससे सत्य को बताया जा सकता है। ठीक है, तो कारण को ही प्रयोजन बोला गया है और यही उपयोगिता है उस वस्तु की। और इसी को हम यहाँ मूल्य बोल रहे हैं, ना। चेतना विकास मूल्य शिक्षा का मतलब है कि मानव की चेतना, मतलब मानव की उपयोगिता तो मानवीय चेतना में ही होगी, है ना। तो मानवीय चेतना को मैं बता पाऊँ भाषा के द्वारा बच्चों को, है ना, तभी वो चीज़ संप्रेषित होगी। तो ये जो चीज़ क्लियर होने के लिए, ये जो हमारी पृष्ठभूमि है, जो हमारे अभ्यास है पुराने कि बहुत बार हम खाली इंद्रिय गोचर बात कर लेते हैं, है ना, कि मैंने ऐसा देखा ये तो ऐसा ही है, ऐसे हो जाता है ना, ऐसी लाइन, मैंने ऐसा देखा ये तो ऐसा ही है। ठीक है ना, और कभी कभी गुण देख लेते कि ये तो गुस्से वाला है, ये बहुत अच्छा है। मतलब हम बहुत जल्दी किसी की छवि बना देते हैं ना, कि वो अगर विषम में है, आवेश में, तो हम क्या बोलते हैं, ये गुस्से वाला है ना। और अगर कोई बहुत आराम से बात कर रहा है, धीरे धीरे बात कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है, जबकि उसकी उपयोगिता वहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि अभी मैं उसके होने के कारण को नहीं पहचान रही हूँ, है ना। मतलब सम और विषम ये निरंतरता वाली चीज़ नहीं है, और हमको उस चीज़ को पकड़ना है जो निरंतर है। किसी भी वस्तु के होने का कारण, प्रयोजन, उपयोगिता, मूल्य, है ना।
तो हमको ना दृष्टि परिमार्जन का मतलब ही ये होता है कि हम सब की दृष्टि परिमार्जित हो जाए, इंद्रिय गोचर से ज्ञान गोचर, है ना, से हम उस वस्तु के रूप को भी देख पाएँ, आकार को भी देख पाएँ, है ना, आयतन का भी अंदाज़ा लगा पाएँ, सम विषम और मध्यस्थ को भी पकड़ पाएँ। तो मध्यस्थ का मतलब, अब अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता, है ना, किसी भी वस्तु के होने का कोई कारण है, बिना कारण कुछ भी नहीं है यहाँ, है ना। मतलब एक हमारे विद्यालय में छोटी सी बच्ची, चींटी नहीं होनी चाहिए, कोई बोलता है मच्छर नहीं होना चाहिए, बच्चे बोलते हैं ना चींटी काटी, चींटी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे को ले जाके मिट्टी में जहाँ उनका घर होता है ना, तो बच्चे को दिखाए और बोले कि मिट्टी जितना चींटी जितना मिट्टी को भुरभुरा करती है उतना कोई मानव की मशीन नहीं कर सकती, है ना। अब मानव की मशीन तो वहाँ काम करेगी जहाँ मानव को ज़रूरत है, पर धरती में मिट्टी को भुरभुरा करने का काम कौन करता है ना, चींटी करती है। मतलब इतनी सी चींटी है पर उसकी उपयोगिता कितनी बड़ी है ना। ये अगर हम दिखा पाएँ, ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें, है ना, तो उपयोगिता को दिखा पाना, उसके होने के कारण को बता पाना, अगर ये हम बच्चों को दिखा पाएंगे तो ये जो हम बोल रहे हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये दृष्टि विकसित होने लगेगी। और ऐसा नहीं है, जैसा बाबा जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि समुद्र के लिए पूरे समुद्र को थोड़ी टेस्ट कराना पड़ेगा। तो वैसे ही हम देखें कि खाली वो चींटी मच्छर की बात से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें उनकी खुलने लगती है। तो जहाँ तक हो सके इस बात में जब भी आप लोग अध्ययन करो, है ना, कुछ भी करो, तो इसमें बाबा जी के वीडियो भी हैं बहुत अच्छे, है ना, तो बहुत सुंदर से देखना और समझाना, समझना को उन्होंने समझाया है। तो ये एक चीज़ अगर हमारे उसमें आती है, तो अब अगर हम बात करेंगे कि हमको बच्चों को क्या दिखाना है ना, कहाँ से शुरू करना है, पर उसके लिए आप लोग के लिए एक पूरी पिक्चर, उसके बाद बच्चों से कहाँ से शुरू करेंगे वो बात को मैं इसमें किसी को कुछ पूछना है तो हाँ, चूँकि मैं आपको बच्चों से संबंधित बात बताने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पर वस्तु मूल्य भी आ सकता है ना, मानव मूल्य भी आ सकता है, जीवन मूल्य भी आ सकता है। मूल्य मतलब जितने भी 30 मूल्य हैं, है ना, 30 मूल्य, जिसमें 2 वस्तु मूल्य है, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य, और बाकी 28 मानव से जुड़े हुए मूल्य हैं, है ना। तो हर मानव के होने रहने का कोई प्रयोजन है, ये अगर मेरे को दिख जाता है तो हमारे लिए हर मानव उपयोगी हो जाता है। तो एक दृष्टि विकसित होती है ना। तो चूंकि यहाँ हम चेतना विकास की बात कर रहे हैं, तो मानव में चेतना विकास होगा, है ना। तो इसलिए मैं बोली कि अगर हमको ये समझ आता है कि मूल्य शिक्षा क्या है, तो मूल्य शिक्षा वो है जो, जैसा अभी 3 दिन से हम बात करें कि एक अध्यापक का आचरण है ना, उसकी भाषा है। तो एक अध्यापक की भाषा कैसी हो, जो कारण को संप्रेषित कर पाए, कारण को संप्रेषित कर पाए, है ना। जैसे कल परसों से अपन बात कर रहे हैं, आदेशात्मक भाषा होती है ना, उपदेशात्मक भाषा होती है, सूचनात्मक होती है कि भाई हम, आवेशात्मक भाषा होती है, स्नेहिल भाषा होती है ना। तो अगर बेस अम्ब्रेला किसका हो, कारणात्मक भाषा का, उसके बाद फिर वो विश्वास सम्मान स्नेह की भाषा तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी, है ना। लेकिन अगर कारण नहीं तो आप कितना ही प्यार से बोलते रहो, है ना, मैं आप पे भरोसा करती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार से पढ़ा रही हूँ, पर अगर कारण ही नहीं पता है, अगर मैं कारण ही नहीं बता पा रही हूँ, है ना, कि जैसे नहीं बेटा चींटी को मत मारो, चींटी बहुत काम की, उपयोगी है, बोलने से बच्चे कहाँ समझते हैं। हाँ, है ना। तो हमने तो विश्वास के साथ बात की, सम्मान के साथ बात की, स्नेह के साथ बात की। तो शिक्षा में अगर हमको पूरा होना है ना, तो हमारी पृष्ठभूमि कारण की फिक्स होने की ज़रूरत है। अब उसको आप
सम्मान पूर्वक बोलो, विश्वास पूर्वक बोलो, स्नेह पूर्वक बोलो, है ना। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सम्मान विश्वास स्नेह पूर्वक भाषा तो बोल दें पर हमको कारण का पता ना हो, है ना, तो वो चीज़ संप्रेषित नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो कारण की समझ होना, इतना अगर मैं सिंपल बोलूँ कि हर शिक्षक के पास हर वस्तु के कारण की समझ होना, है ना। तो जैसा बाबा जी ने हम लोग से कहा था कि नर्सरी में भी अगर कोई टीचर पढ़ा रही है उसको स्नातकोत्तर तक की समझ होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। तो मतलब वो दर्शन में इतना पारंगत हो, अब उसको ये पता है कि मेरे को नर्सरी में कितना देना है। तो ये जो ज्ञान को पचाने वाला काम है वो शिक्षक के उसमें होगा तो ये काम हो पाएगा। मतलब मेरे पास समझ पूरी है पर मेरे को पता है कि उस बच्चे को मेरे को क्या देना है। वो भले 100 प्रश्न पूछे, है ना, वो आगे बढ़ना ही चाहता है। बच्चा हमेशा जंप करता है ना, कौतूहल होता है उसमें। लेकिन अगर मेरे को पता है कि 3 साल के बच्चे को क्या बताना है, कितना बताना है, तो हम अपने ज्ञान को पचा के बैठे रहते हैं। और नहीं तो क्या होता है, हमको लगता है कि जो पूछ रहा है बताओ, पता तो है मेरे को सब। उससे भी चीज़ें नहीं जाती है ना। उससे भी हम साल भर भी लगा देते हैं, 40 मिनट भी लगा देते हैं, पूरा समय लगा देते हैं, बच्चा जानकारी बहुत हो जाती है पर कारण की समझ उस तक नहीं पहुंच पाती है ना। तो क्रम जो बार बार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बाबा जी ने बार बार ध्यान दिलाया है क्रम, कि किस उम्र के बच्चे को क्या देना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो उसके लिए फिर आगे अपन बात करते हैं, है ना। बस ऐसी ही थोड़ी सी एक बात थी कि एक पृष्ठभूमि बने, आज नहीं तो कल हम समझने के लिए वो होंगे। तो पूरा दर्शन ही कारणात्मक भाषा में लिखा गया है ना। तो अब किसी भी वस्तु के होने रहने का कारण, तो अब यहाँ पर एक व्यवस्था का जो हम हमेशा शिविरों में डायग्राम बनाते हैं ना, तो वो मेरे उसमें है। तो है क्या मतलब, अगर मैं बोलूं कि अस्तित्व है, अस्तित्व सह अस्तित्व है, जो हम पढ़ते हैं, यही व्यवस्था है। और मेरे को बच्चे को यहाँ तक लेके जाना है। तो हर समय शिविर में हम ये बात करते ही हैं कि जैसे पदार्थ अवस्था है, मिट्टी, पत्थर, पानी, हवा, खनिज, पेड़ पौधे, जीव जानवर, और मानव। ठीक है, परिवार, समाज और मानवकृत व्यवस्थाएं। अभी भी हम इतने में जी ही रहे हैं, है ना। मतलब शिक्षा का काम हो ही रहा है, न्याय सुरक्षा न्यायालय है ही, हॉस्पिटल है ही, स्वास्थ्य का काम, उत्पादन हो ही रहा है, विनिमय। अभी भी हम देखेंगे तो हम इतने में ही जी रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, इतने में ही जी रहे हैं। अब हमको करना क्या है, हर एक अवस्था और वस्तु के होने के कारण की समझ मेरे पास हो, है ना। अपन जो बोल रहे हैं कि स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई हो, तो स्नातकोत्तर में क्या पढ़ाई होएगी, यही तो होएगी, है ना। चाहे फिजिक्स ले लो, चाहे बायो ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, इतना ही है, क्योंकि जीने की जगह इतनी है। तो अभी आप देखोगे तो मिट्टी के बारे में, पत्थर के बारे में, खनिज के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, जीव जानवरों के बारे में बहुत कुछ है शिक्षा में, है ना। लेकिन प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन गायब है ना। मतलब एक्चुअल में ये कारण गायब है कि इनका प्रयोजन क्या है, इनके होने रहने का कारण क्या है।
और आपस में इनका सहअस्तित्व, इतना भाग शिक्षा से में हमको जोड़ने की ज़रूरत है बस, है ना। तो यही चीज़ें हैं जो एक हर शिक्षक के पास इस बात की समझ हो, इसी के लिए सारा अध्ययन है ना। तो कई बार शिविरों में पूछ ही लेते हैं और बोलते ही हैं प्राय कि जब सब चीज़ व्यवस्थित है तो मानव व्यवस्थित क्यों नहीं है। ऐसा आता है, आप लोग के सामने भी आती होगी ये चीज़ कि जब हर चीज़ इतनी व्यवस्थित है, सह अस्तित्व में है ना, फिर मानव क्यों इतना अव्यवस्थित है। आता है प्रश्न मन में, है ना। उसको भी क्यों समझदारी क्यों पैदा नहीं की, क्यों समझदार, तो है ये हाँ हाँ, मतलब ये इतना वो कुछ होता ही नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा ही चलता है एकदम। अगर ये भी ऐसे ही व्यवस्थित होते तो ठीक है। इसका आंसर क्या निकल के आता है, आंसर क्या निकल के आता है ना। अब यहाँ से इस दर्शन ने मानव का अध्ययन किया। मानव के अध्ययन से पता चला कि मानव संतान भी संस्कार बीज लेकर आता है। मतलब ये अस्त व्यस्त नहीं है ना। हर मानव संतान अपनी मूल प्रवृत्ति के साथ आता है। ये अध्ययन नहीं हुआ, है ना। तो कहाँ चली गई बात कि मानव अस्त व्यस्त है। अस्तित्व की जो व्यवस्था में है उसमें मानव संतान जब होती है तो मानव जन्म से अपनी मूल प्रवृत्ति, जिसको हम संस्कार बीज बोल रहे हैं, जो मानवीयता की तरफ लेके जाता है उसको, उस बीज के साथ पैदा होता है। तो ये जो मानव का अध्ययन नहीं हुआ, ये मिसिंग हो गया। व्यवस्था में मानव अस्त व्यस्त नहीं है ना। चूंकि अभिभावक और अध्यापक को पता ही नहीं है कि वो कुछ लेके आ रहे हैं और मेरे को उसको आगे बढ़ाना है ना। तो दर्शन से ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट हुई, जिससे बच्चे को देखने की दृष्टि बदल गई, है ना। नहीं तो हमारी भी दृष्टि ऐसी थी, बच्चे हैं ये तो बदमाश है, ये तो लड़ते हैं, ये तो ऐसे हैं, है ना, ये ऐसा ही हुआ है, ये ऐसा ही हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात स्पष्ट हुई कि बच्चे तो न्याय के याचक होते हैं, है ना, सही कार्य व्यवहार करने के इच्छुक होते हैं और सत्यवक्ता होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अब इनकी मानव संतान की मूल प्रवृत्ति के साथ वो पैदा होता है। मूल प्रवृत्ति मतलब इसकी मूल प्रवृत्ति ये है जिसको हम बोल रहे हैं संस्कारानुसंगीय मानव, है ना। तो संस्कारानुसंगीय मतलब सब कुछ आपको ही नहीं देना है, वो संस्कार बीज लेकर आता है। ये बात अगर हम अपने अंदर स्पष्ट रखेंगे ना तो बच्चे को देखने की दृष्टि बदल जाएगी। एक होता है कि मेरे को देना है ना, ये चीज़ बहुत हमारे अंदर आ जाती है। जैसे कई बार आ ही जाता है चेतना विकास मूल्य शिक्षा करना है, हमको बच्चे को देना है, हमको बच्चे को देना है ना। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी शिफ्टिंग जो एक्चुअल में सहअस्तित्व का प्रकाशन है, ये बात मेरे को बाबा जी की कई जगह पे क्लिक करी है ना। जो सारे हमारी भाषा में भी बहुत जगह, हमारी भाषा भी ना आधी अधूरी भाषा है ना। जैसे जनवाद में बाबा जी लिखे हैं कि हम क्या बोलते हैं कि अग्नि से लोहा पिघलता है ना। तो ये आधी अधूरी भाषा है। फिर उन्होंने कहा लोहे में वो गुण होता है पिघलने का, इसलिए पिघलता है। ये कितनी कंप्लीट हो गई बात, है ना। जब हम बोलते हैं कि अग्नि से लोहा पिघलता है तो आपने क्या किया, अग्नि का अधिमूल्यन कर दिया और लोहे का क्या कर दिया, अवमूल्यन हो गया। पर जैसे ही हम इसमें जोड़ते हैं कि लोहा अपने उस गुण के साथ होता है पिघलने के, तो अब क्या हो गया, दोनों सहअस्तित्व में आ गए, दोनों का प्रयोजन होने रहने का एक कारण निकल के आया और इस कारण ये घटना घट रही है ना। ऐसे जीवन विद्या एक परिचय में बाबा जी लिखते हैं, हमको हमारे घर वाले समझा नहीं पाए,
अगर कोई इतना पढ़ लेगा तो क्या सोचेगा? एक अहंकारी बात है ये, है ना। पर उन्होंने लाइट साइड में क्या लिखा? क्योंकि हम समझना नहीं चाहते थे, है ना। मतलब मेरे को ये 2-3 चीज़ें जो अध्ययन करने से ये समझ आई कि हम कितनी आधी अधूरी बात करते हैं। हम कभी भी, भाषा भी हमारी पूरी नहीं होती है ना। तो ये सब चीज़ समझ आती है तो हम क्या बोलते हैं, हमको बच्चे का सब कुछ हमको ही करना है, सब कुछ अभिभावक को करना है, सब कुछ अध्यापक को करना है। तो सबसे पहले तो हमको बहुत सामान्य होने की ज़रूरत है कि सब कुछ हमको नहीं करना है। बच्चा जो बीज लेके आ रहा है हमको उसको पोषित करना है, बस, है ना। बच्चा बीज लेके आ रहा है, हमको बस उसका पोषण करना है, ठीक है। तो बीज क्या है उसके पास, है ना, मतलब संस्कारानुसंगी है। तो क्या संस्कार लेके आते हैं? न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, और सत्य वक्ता है। ये हर बच्चा लेके आता है, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, है ना, कहीं का भी हो। धरती में जब भी शिशु जन्म लेता है वो इन 3 मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। अभिभावक और अध्यापक को क्या करना है? न्याय का याचक है, उसको न्याय प्रदायी योग्यता से पूरा करना है। न्याय प्रदायी योग्यता, पात्रता विकसित करना है। सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, सही कार्य व्यवहार करने योग्य बनाना है। सही कार्य व्यवहार में वो जो 5 सद्गुण है उसमें से एक आता है व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबन, है ना। ये 2 चीज यहाँ आती है ना। तो सही कार्य व्यवहार योग्यता से संपन्न करना है। सत्य वक्ता है, उसको सत्य बोध हो जाए। तो ये जो बात बोली जा रही है कि यदि मेरे पास कारण की समझ है तो मैं सत्य वक्ता को सत्य बोध करा सकती हूँ, है ना। तो सत्य बोध का मतलब ही ये है कि ये जो यथार्थता है, वास्तविकता है ना, और सत्यता है, व्यापक में डूबी भीगी गिरी। तो जब शिक्षा पूरी हो तो यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता का बोध बच्चे को हो जाए, तो सत्य बोध हो जाए। ये एक अभिभावक और अध्यापक की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। समय को ध्यान में रखते हुए बस एक पॉइंट को मैं और क्लियर कर, मतलब बढ़ा देती हूँ आगे। अब इसमें से ना एक बात मेरे को दर्शन की और बहुत अच्छी लगती है, जैसे जो सद्गुण है, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। बाबा जी बोलते हैं कि स्वयं में विश्वास स्थापित कर दो, है ना। हमको क्या लगता है, इतना कुछ करना है, इतना कुछ करना है, इतना कुछ नहीं करना है। आप एक चीज पकड़ा दो जो पहली है क्रम में, क्योंकि ये दर्शन ना क्रम से लिखा गया है ना। तो ये बात जब बाबा जी को हम ही लोग पूछे थे कि बाबा जी इतनी, बोले नहीं बेटा, एक चीज करो, बाकी चीजें उसके पीछे पीछे आएगी, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको बच्चे के अंदर
स्वयं में विश्वास को पकड़ा देना है ना, स्वयं में विश्वास आ जाए उसमें, फिर वो स्वयं में विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है ना श्रेष्ठता का सम्मान कर ही पाता है। मतलब ये सब आप अपने आप में भी जांच के देखो है ना, कि अगर मैं स्वयं में विश्वास के साथ हूँ, मतलब मेरी पहचान इस बात से नहीं जुड़ी है कि मेरे को बोलना अच्छा आता है, कि मेरे को ये अच्छा आता है, मैं स्वयं में विश्वास के साथ प्रसन्नता पूर्वक हूँ, तो आप में कोई भी क्वालिटी होगी ना, मैं स्वागत भाव के साथ रहूँगी, क्योंकि आपकी क्वालिटी से मेरी प्रसन्नता खत्म नहीं हो रही है ना। हम कब श्रेष्ठता का सम्मान नहीं कर पाते हैं, जब दूसरे की क्वालिटी से मेरी पहचान को चोट पहुंचती है ना। तो स्वयं में विश्वास अगर हम बच्चे को पकड़ा देंगे, वो श्रेष्ठता का सम्मान ही करेगा। प्रतिभा व्यक्तित्व में संतुलन के साथ धीरे धीरे वो चीज़ें उसमें स्वयं स्फूर्त आएगी, क्योंकि शोध करता है ना हर बच्चा। तो हमको ना यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमको काम सिर्फ इसमें करना है ना। मतलब हम सबको काम कहाँ करना है, बस न्याय को समझना है। न्याय को यदि हम समझ जाते हैं है ना, तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे आएगी। ये भी अभी तो मैं तर्क से ही बता रही हूँ है ना, लेकिन ये अच्छी बात है कि पहले भाषा जाएगी हमारे पास, फिर अगर हम उसको धीरे धीरे समझने सीखने लगेंगे तो होता है ये है ना, धीरे धीरे होगा। तो बस थोड़ी सी बात मैं इसकी रखती हूँ, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो। चाची जी जो मूल्य है उसको भाव और मौलिकता भी बोलेंगे जी, मूल्य को भाव और मौलिकता एकदम, भाव भी इसी को बोलते हैं ना, मौलिकता भी यही है ना। किसी भी वस्तु के होने का जो कारण है वही उसकी मौलिकता है। जैसे उसका कोई विकल्प भी नहीं होता है। देखो ये कितनी सुंदर बात है। जैसे पानी का होना रहना प्यास बुझाता है, ठीक है। अब आप कितना भी आपको प्यास लगी हो और आप बोलोगे कि खाने से बुझ जाएगी, कभी नहीं बुझेगी, पानी से ही बुझेगी। यही तो उसकी उपयोगिता है। अगर और किसी चीज़ से प्यास बुझती तो पानी की उपयोगिता क्या होती है ना। मतलब पानी की उपयोगिता ही ये है कि वो प्यास बुझाता है। तो ये हर चीज़ की ना एक उपयोगिता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। मतलब ऑक्सीजन आपको पेड़ पौधे से ही मिलेगी, उसके लिए आपको पेड़ पौधे के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये जो अस्तित्व में सब चीज़ें हैं ना, ये उनके होने रहने के कारण को पुष्ट करता है। तो बस इतना सा कि एक बार अपन इसको समझ लेते हैं कि न्याय का याचक है ना। एक बार सही कार्य विभाग को बता। हाँ, देखो अगर आप छोटे बच्चे को देखोगे ना, एक्चुअल में क्या है पता है, हम बड़ों को भी सही कार्य व्यवहार नहीं पता है और बच्चे को पता है। अब हमको समझ में आ रहा है। जैसे छोटा बच्चा ना, वो जो माँ काम करती है ना वो काम करना चाहता है ना। वो रोटी बना रही है तो रोटी बनाना भले आता नहीं है उसको, कोई मेहमान आ गया तो पानी देना चाहेगा है ना। वो जो उसकी माँ करती है, कपड़ा धो रही तो कपड़े में घुस जाएगा, बर्तन मांज रही तो बर्तन में घुस जाएगा है ना। पापा साइकिल ठीक कर रहे हैं तो साइकिल ठीक करने लग जाएगा। ये सही कार्य व्यवहार है, व्यवहार के लिए कार्य है ना। ये परिवार में जितना भी काम होता है ना, वो व्यवहार के लिए कार्य होता है ना, सेवा है ये। परिवार में जितना भी काम होता है वो सेवा है ना, प्रतिफल अपेक्षा विहीन सेवा, इसको सही कार्य व्यवहार बोला गया है ना। तो बच्चे में आप देखोगे ना, ये प्रवृत्ति मूल बचपन से होती है। हमको नहीं पता होता है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम पानी पिला देंगे तुम जाओ है ना। वो बर्तन से खेलना चाहता है, हम बोलते हैं नहीं नहीं खिलौने से खेलो है ना। बर्तन से खेलते खेलते एक दिन बर्तन जमाने भी लगेगा ना, बर्तन पोंछने भी लगेगा, बर्तन ले जाके थाली रखने भी लगेगा। पर हमको क्या लगता है, नहीं नहीं ये सब काम तुम्हारा नहीं है, तुम पढ़ाई करो है ना। अरे कोई पानी से भी खेलता है क्या, जाओ जाके खिलौने से खेलो है ना। आटा बहुत फैला दियो, चलो चलो जाओ अपने कमरे में जाओ। तो हम लोग ना बच्चे का जो सही कार्य व्यवहार है उससे उसको वंचित कर देते हैं, जबकि वो तो वहीं रह के खुश है, उसको नहीं चाहिए खिलौने,
उसको माँ चाहिए और माँ के साथ जो काम हो रहा है वो चाहिए, है ना। पिता चाहिए, पिता के साथ जो काम हो रहा है, दादी, जो भी परिवार में है। तो जब वो बच्चा 20 साल बाद पढ़ के आता है तो हमने तो उसके सही कार्य व्यवहार से उसको अलग कर दिया। उस समय हमको नहीं होश रहा कि ये सही कार्य व्यवहार है ना। जब बच्चा पढ़ लिख के वापस आता है तब माता पिता बोलते हैं मेहमान आ गए और तुम कमरे में बैठे हुए हो, तो मैं क्या करूं, क्योंकि हमने ही अभ्यास करा है ना। पानी पिला दो, ये मेरा काम नहीं है। तो सही कार्य व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, हमको नहीं पता है सही कार्य व्यवहार क्या है, क्योंकि ये जो अभी जिस तरह का माहौल हो गया है ना, तो अगर हमको ये बात समझ में आती है तो बच्चे को कभी खिलौने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो घर की चीज़ों से ही खेलना चाहता है। वो कल मेरे को शीला दीदी का पूरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा। बच्चे को नहीं चाहिए खिलौना, वो तो माँ की चुन्नी से भी खेल लेगा, बर्तन से भी खेल लेगा, है ना। तो बच्चे को ना सही कार्य व्यवहार की प्रवृत्ति है उसमें, हमको उसको यहाँ तक लेके जाना है ना। पहले वो यूं ही खेलेगा, बाद में उसको सिखाना है ना, तो सीखेगा वो। तो ये है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा मैं इसको रख देती हूँ। जब हम न्याय की बात, धीरता की बात करते हैं ना, जो एक अभिभावक और अध्यापक के आचरण का पहला भाग है जिसको हम न्याय से जोड़ते हैं, तो धीरता का मतलब है न्याय के प्रति निष्ठा। ठीक है। जो शिविर नहीं किए होंगे उनको थोड़ा शब्द वो लग सकता है ना, लेकिन जाने दो भाषा, ठीक है। जिज्ञासा बनेगी, है ना, आगे समझने का मन बनेगा। तो जब हम बोलते हैं ना, जैसा आप सब ने कहा धीरता, है ना, कि बहुत धैर्य है, बहुत धैर्य है, तो इस धैर्य के पीछे कोई पृष्ठभूमि है ना। वो पृष्ठभूमि किस बात की है कि न्याय के प्रति निष्ठा। न्याय के प्रति निष्ठा की यदि आप परिभाषा देखोगे ना, तो मानवीय व्यवहार, मानवीय विचार और मानवीय व्यवस्था। क्योंकि जब हम न्याय की बात करते हैं ना, तो वो मानव से जुड़ी हुई चीज़ है। जब हम न्याय की बात करते हैं ना, तो मानव मानव के साथ व्यवहार में होता है। तो मानवीय व्यवहार, मानवीय विचार, मानवीय व्यवस्था, है ना, ये है न्याय के प्रति निष्ठा। ठीक है। आप अगर अध्ययन बिंदु में देखेंगे ना निष्ठा की परिभाषा, तो अगर मेरे को इसके प्रति एक दृढ़, है ना, इच्छा है, तो आप जब स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य को देखोगे ना, मतलब मैं ये भी देख रही हूँ कि जो अध्ययन किए हुए हैं उस तक भी थोड़ी बात चली जाए, है ना, और जो अध्ययन नहीं किए हैं उनके अंदर जिज्ञासा बन जाए। ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आप लोग को डायरेक्ट पकड़ में न भी आए, है ना। तो जब हम मूल्य की बात कर रहे हैं तो 2-3 मूल्य ऐसे हैं जो हमको क्रम पता चलना चाहिए। तो धीरता कब आएगी? जब न्याय के प्रति निष्ठा होगी। न्याय के प्रति निष्ठा का मतलब है कि मैं अपन चूँकि मानवीय परंपरा के लिए काम कर रहे हैं ना, बाकी तो कहीं गड़बड़ है ही नहीं ना, गड़बड़ यही हो रही है, इसलिए हमको मेहनत सारी यही करनी है। तो मानवीय विचार, मानवीय व्यवहार, मानवीय व्यवस्था, तो ये कैसे आएगी? तो जब हम निष्ठा की परिभाषा आप देखोगे तो उसमें ये 3 चीज़ लिखी होगी। ठीक है। और जब हम उसका जो स्थापित मूल्य स्नेह, है ना, ये तभी पूरा होगा जब स्नेह होगा। मैं आपके अंदर मानवीय विचार कैसे डाल सकती हूँ, है ना, स्नेह पूर्वक ही हो सकता है वो काम जोर जबरदस्ती से हो ही नहीं सकता, है ना। इससे हमको ये समझ में आता है कि बच्चों के साथ क्यों हमको स्नेहपूर्वक रहना है, क्योंकि आप मानवीय व्यवहार, मानवीय विचार को इसके अलावा किसी और चीज़ से डाल ही नहीं सकते, है ना। तो स्नेह की परिभाषा इतनी सुंदर है अध्ययन बिंदु में, याद है आपको? हाँ, मतलब स्वयं में, मतलब ये एक शिक्षक के लिए बात है कि एक शिक्षक हर समय खुश कैसे रह सकता है ना। वो खुश इसी आधार पर रह पाएगा
कि स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के लिए प्रसन्नता पूर्वक मिलन सानिध्य की तत्परता, है ना। थोड़ा शब्द भारी है पर मैं बता रही हूँ। मतलब क्या हो रहा है, अब मेरे को कोई और ड्राइव नहीं कर रहा है, स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के लिए अब मैं प्रसन्नता पूर्वक आप सब से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए तत्पर हूँ, है ना। क्योंकि मेरे को लगता है कि मानवीय व्यवहार, मानवीय विचार, मानवीय व्यवस्था मेरी नीड है ना, और वो मुझे देना है। तो देंगे कैसे, तो उसका सूत्रधार बनेगा स्नेह मूल्य, कि जब तक आप खुश होकर प्रसन्नता पूर्वक स्वयं के लिए, स्वयं से नहीं अपन ये काम करेंगे, हम लंबे नहीं चल पाएंगे, है ना। मतलब प्रसन्नता के बिना न तो अध्ययन होता है, न अध्ययन कराया जा सकता है। प्रसन्नता को इतना बड़ा माना गया है ना। तो प्रसन्नता कैसे आएगी मेरे में, जब मेरे अंदर इस बात की निष्ठा होगी, दृढ़ संकल्प होगा कि भाई मेरे को मानवीय व्यवहार, मानवीय विचार और मानवीय व्यवस्था के लिए अपने आप को अर्पित समर्पित करना है ना। तो इसने मूल्य बहेगा, है ना। तो इसने मूल्य बहेगा और हम बिना थके ये काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार बात पूरी करके फिर मैं उल्टा जाऊंगी ना। मेरे को लगता है 10 मिनट ले लो। शीला दीदी कहाँ है? पर एक भी सो गई है वैसे, पर थोड़ा सा ले लेती हूँ। अब स्नेह निरंतर कब बना रहेगा, जब आप विश्वास और सम्मान को समझोगे। अगर विश्वास और सम्मान नहीं समझ में आया है तो स्नेह की निरंतरता नहीं रहेगी। मतलब मैं पीछे जा रही हूँ ना, फिर बाद में उस क्रम को आप लोग उसको सीधा करना कि तो मेरे को ना, आप लोग जो सब स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य अगर पढ़े होगे ना, तो जैसे विश्वास ना स्थापित मूल्य है। हम जब विश्वास बोलते हैं ना तो हमको बहुत, मेरे को नहीं समझ में आता था कि विश्वास कैसे आएगा, विश्वास क्या चीज़ है, नहीं समझ में आता था ना। फिर एक बार रवि सिन्हा भैया आए थे, तो वो मेरे को एक, मतलब हम सभी बहनों को एक टेक्निक दिए और वो मेरे को बहुत कामगार लगी। विश्वास मूल्य का जो शिष्ट मूल्य है ना, वो है सहयोगिता, सहकारिता, सहभागिता और पूरकता। शिष्ट मूल्य का मतलब है मेरे आचरण में क्या दिखेगा। अगर स्थापित मूल्य विश्वास मेरे अंदर है तो वो मेरे आचरण में कैसे दिखेगा, इस रूप में दिखेगा। तो उन्होंने कहा इसको देखो, इसको देखना बहुत आसान था कि मैं सहयोगी हूँ कि नहीं, मैं सहकारी हूँ कि नहीं, है ना, मैं सहभागी हूँ कि नहीं। तो बहुत बढ़िया ये समझ आया। तो जो शीला दीदी 2 दिन से बोल रही है कि ये भी एक अभ्यास है ना। स्थापित मूल्य आचरण है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ अभ्यास भी हमको करने होंगे। तो ये अभ्यास करने शुरू कर सकते हैं। पूरे दिन में बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जब मैं सहयोगी हो सकती हूँ, है ना, पर मैं गणितीय विधि से रुक जाती हूँ कि मैं क्यों करूँ, मैं इतना क्यों करूँ, ये मेरा काम नहीं है ना, मेरे को नहीं बोला गया है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। होता है ना ऐसा। आप लोग जैसे विद्यालय में भी आप लोग भाग करते होगे, आपको लगेगा ये तो रोज नहीं आती है, इनका रोज मेरे को क्लास लेना पड़ता है, मैं क्यों करूं। यहाँ पर हम ना क्या किए, तर्क में फंस गए, न्याय स्किप हो गया, है ना। तर्क में फंस गए ना कि रोज मैं क्यों करूं, वो बिना बोले नहीं आती हैं, फिर हम एक दूसरे को बोलेंगे, उनको बोल के तो जाना चाहिए, उनको अपना काम तो दे के जाना चाहिए, अब उनकी क्लास में जाके हम क्या कराएं, ऐसा सब चलता है ना। अब ये क्या हो गया, ये हम तर्क में फंस गए। तर्क में जहाँ हम फंसते हैं ना, वहाँ न्याय हट जाता है, क्योंकि न्याय को तर्क छूता भी नहीं है।
विद इन अ सेकेंड आपको क्या डिसीजन लेना है, चलो ना सहयोग कर देती हूँ ना, क्या है, अरे नहीं आए तो क्या हुआ, नहीं बताए तो क्या हुआ, मेरे को तो पता है ना, इतना तो जाके देख लूँगी कॉपी बच्चों की क्या चल रहा है ना। तो ये जो जिम्मेदारी लेना है इसका अभ्यास करना होगा, है ना, कि जो हम टीम वर्क की बात कर रहे हैं या भी परिवार में, कि तुरंत ना इसमें से किसी भाग का निर्णय ले लेना। कोई बहन हमारे, कोई भाई बहन कोई काम नहीं कर पा रहे हैं जो मेरे को आता है और वो फंसे हुए हैं, अरे मेरे को आता है ना, मैं कर देती हूँ ना, ये करते करते में कब विश्वास स्थापित हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो स्वयं में विश्वास अगर स्थापित करना है तो पूरे दिन में आप इन अवसरों की तलाश करते रहो, है ना, इन अवसरों की तलाश करते रहो, एक भी अवसर हाथ से मत जाने दो, चाहे वो घर में हो चाहे विद्यालय में हो, है ना। मतलब घर में भी कई बार ऐसा होता है कि मेरे को पता चल रहा होता है कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको पानी की ज़रूरत है ना, या फिर वो चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा ये कर दूँ, पर हम नज़रअंदाज करते हैं कि जब कोई बोलेगा तो ही करेंगे, बिना बोले क्यों करूँ। यहाँ दर्शन में ये बोला जा रहा है कि स्वयं स्फूर्त विवेक पूर्वक, है ना, मतलब मुझे तो दिख रहा है ना, तो मैं क्यों वेट करूँ कि सामने वाला बोले तो मैं हेल्प करूँ, है ना। यहाँ से फिर स्नेह शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि एक बार कोई नहीं करता है, कोई नहीं, उसका काम हम कर लेते हैं, लेकिन बार बार वो भूल जाता है, तब हम इसकी निरंतरता नहीं बनाए रख पाते, तो तभी क्या करना चाहिए? वही है, निरंतरता बनाए रखना है, धीरता, धीरता इसी को बोल रहे हैं, है ना। न्याय के प्रति निष्ठा का मतलब ही ये है कि न्याय नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, स्नेह नहीं छूटना चाहिए। आप उसको स्नेहपूर्वक ध्यानाकर्षण करा दो, पर फिर भी सहयोग के लिए खड़े रहो। हम ध्यानाकर्षण कैसे कराते हैं? द्वेषपूर्वक, अब मैं नहीं करूँगी तुम्हारा काम ना, बहुत हो गया। स्नेहपूर्वक आप ध्यान दिलाओ, कोई बात नहीं, अभी भी मैं करने को तैयार हूँ, है ना, पर व्यवस्था ये है। तो एक मित्र जिसको बोलते हैं, स्नेह की भाषा मित्र के लिए, है ना, एक मित्रवत यदि हम ध्यानाकर्षण भी कराएंगे ना, वो होगा, लेकिन ये विश्वास के साथ कि फिर भी मैं खड़ी हूँ, फिर भी आप नहीं करोगे तो मैं करूँगी आपका काम, है ना। उसको ये संबंध संप्रेषित कर पाना कि मैं हूँ, है ना, पर आप भी सीख जाओ, आप भी सही हो जाओ। तो ये सब चीज़ें ना, अगर ये चीज़ मैं दृढ़ कर लूँगी ना, तो कैसे करना है वो अपने आप आता है फिर, है ना, कैसे में हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी का दूसरा जो ये मूल्य वो यही है ना, कि या तो वो मेरे से कम समझदार है या अधिक समझदार है ना। तो सम्यक आकलन करना, अगर हमको लगता है कि हमारे से वो समझ नहीं पा रहा है कोई जिम्मेदारी को, तो मैं उसको समझा पाऊँ ना, और अगर मेरे को लगता है कि कोई दूसरा मेरे से अच्छा कर रहा है तो उससे मैं सीख पाऊँ, है ना, ये सम्मान है। तो जब भी हम परिवार में या टीम में काम करें तो ये दो चीज़ को अगर हम कर पाते हैं, है ना, कि जो नहीं समझ पा रहा है उसको मैं समझा पाऊँ, और जो मेरे से अच्छा कर पा रहा है उससे मैं समझ पाऊँ, ये भी एक अभ्यास की बात है। ये दो का अगर हम अभ्यास करते हैं तो स्थापित मूल्य, उससे स्नेह मूल्य बहेगा, है ना, न्याय के प्रति निष्ठा दृढ़ होती जाएगी, यही धीरता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो मेरे को लगता है कि एक टीचर, जो एक शिक्षक, है ना, सही मायने में मूल्य शिक्षा को दे पाएगा। मतलब जब तक मेरे अंदर न्याय की समझ नहीं है ना, धीरता की समझ नहीं है, स्नेह विश्वास सम्मान, ये चार भाग की अगर मेरे को समझ नहीं है, तो हम मानवीयता के लिए काम नहीं कर सकते। मानवीयता के लिए काम करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है न्याय, है ना, और न्याय को अगर हम पकड़ लेंगे तो धीरता तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। धीरता मानव मूल्य है ना, और अगर धीरता समझ में आएगी तो सामाजिक मूल्य तक पहुंच जाएंगे, और सामाजिक मूल्य और मानव मूल्य में काम करेंगे तो जीवन मूल्य तक पहुंच जाएंगे, है ना। मतलब ये सब एक दूसरे के पूरक है ना, सारे मूल्य। तो बस इतना मेरे को कहना है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है, बच्चे को चेतना विकास कराने का नहीं, मेरी चेतना विकास का, है ना। मतलब ये करते 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 मानव मूल्य मेरे में स्थापित हो जाएगा, है ना, धीरता स्थापित होना। तो ये किसी श्रेष्ठ जनों के बीच में नहीं होगा, जो मेरे से श्रेष्ठ हैं वहाँ आप धीरता को कैसे स्थापित करोगे,
है ना। जो नहीं समझ रहे हैं उन्हीं के बीच में तो आपकी धीरता स्थापित होगी ना। तो ये आपके लिए अवसर है। तो ऐसी किसी भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो जहाँ हम नहीं निभा पाते वहाँ छोड़ने की प्रवृत्ति को हटाकर अवसर की प्रवृत्ति को अपने अंदर डालना है ना। तो ये अगर हम कर पाते हैं ना, तो सही मायने में बात सिर्फ शिक्षक की नहीं है ना। बात है कि मानवीय परंपरा के लिए अगर हमको काम करना है, तो जैसी 2 दिन पहले बात की थी, वो खाली विद्यालय में क्लासरूम के अंदर की बात नहीं है। हर जगह हम चेतना विकास कर सकते हैं, अपना भी और दूसरों का भी, है ना। हाँ, और सरलीकरण के लिए मैं कुछ और लिखी थी, पर अभी मैं टाइम को देखते हुए ना कि हमको करना क्या है, जो मैं क्रिया की बात कर रही थी, 5 मिनट में बात रखती हूँ। बाबा जी ने इतना सुंदर बताया इस बात को कि ये सारी पृष्ठभूमि है जो शिक्षक के अंदर होनी चाहिए, है ना। ये शिक्षक की समझ की बात थी अभी तक जो हुई। अब हमको करना क्या है, वो यहाँ पर चार्ट भी है, वो आप लोग लेके जाना कि 3 साल के बच्चे को माँ का वो रूप देखता है ना, माँ का वो गुण देखता है, ठीक है, कि माँ मेरे साथ क्या कर रही है ना, घर में परिवार में और सबके साथ क्या कर रही है। अब माँ की ना क्रिया को बताना है हमको कि माँ ये कर रही है, माँ ये कर रही है, वो जो कर रही है। अब हमको समझाना नहीं है, बच्चे को दिखाना है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगी शिक्षा, है ना। तो समझाने नहीं बैठना है, हमको बस दिखाना है, देखो माँ आपके लिए ये बनाई, माँ आपको ऐसा की, माँ आपको ऐसा की। तो माँ की क्रिया को आप बताते जाओ, साल भर बताते जाओ। साल भर इसलिए बताना, ये समझ आया कि दृष्टि खुलती नहीं है जल्दी, है ना। वो बार बार बताते बताते एक समय ऐसा होता है कि बच्चा आके बताने लगता है कि अध्यापिका जी आपको पता नहीं है, मेरी माँ तो ये भी करती है, मेरी माँ तो ये भी करती है। जिस दिन बच्चा बताने लग जाए ना, उसको सुनो। अब उसकी दृष्टि खुल रही है देखने की माँ को, है ना। तो माँ की क्रिया को बच्चा देखने लग जाए, आके बताने लग जाए, तब समझना कि आपका काम पूरा हुआ। अगर वो आके बता नहीं रहे, मतलब अभी हमको काम करना है ना। फिर माँ के साथ पिता को जोड़ देते हैं अगले साल। पिता क्या क्या करते हैं, क्रिया को बताना है ना। तो क्रिया को बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप भिंडी की सब्जी लाए हो, तो अरे मम्मा जी भिंडी बनाई है, भिंडी क्यों बनाई है, तो वो खुद ही बताता है मेरे को पसंद है ना। वो तो भिंडी लाए होंगे, धोए होंगे, पोछे होंगे, काटे होंगे। अब हम कर क्या रहे हैं, माँ जो जो किए वो क्रिया बताते जा रहे हैं। बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, चित्रण बन रहा है, विचार नहीं बन रहा है। अभी विचार नहीं बनेगा, चित्रण पहले काम करता है ना। अब उसके अंदर चित्रण बन रहा है कि माँ ऐसा की होगी, माँ ऐसा की। चित्रण बनते बनते जो चित्रण है ना, वो स्मृति वाला भाग है। अब वो बच्चे की स्मृति से कभी नहीं जाएगा, है ना। वो बड़ा होके कभी ये नहीं बोल पाएगा कि आपने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि उसके चित्रण में हमने स्थापित कर दिया कि माँ क्या क्या कर रही है, पिता क्या क्या कर रहे हैं ना। तो प्राइमरी स्कूल में चित्रण को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, समझाना नहीं है ज़्यादा। चित्रण बना दो, और चित्रण बनता है क्रियाओं को ध्यान दिलाने से, क्योंकि क्रिया को बच्चा देख पाता है ना। तो दर्शन के साथ क्रिया पक्ष को जोड़ने का मतलब ही ये है कि हर क्रिया को बताओ, है ना। मतलब फिर अध्यापिका जी क्या करती है, फिर बाद में कुटुंब वाले, दादी नानी, सबको जोड़ते जाओ एक एक साथ। और फिर आपके कपड़े जो मम्मा आपको खाना खिलाई, पापा लेके आए, उसको कोई बना रहा है, उगा रहा है, ये सारी चित्रण बच्चे के अंदर जाने चाहिए, है ना। कि कपड़ा बनाने वाला कोई है, कोई खाना उगाने वाला है, कोई मकान बनाने वाली टीम है, वो चित्रण जाना चाहिए, है ना। फिर धरती से रॉ मटेरियल आता है। तो माँ से लेके धरती तक का चित्रण यदि हम 5वीं तक पहुँचा पाए, तो कृतज्ञता प्रस्फुटित होगी ही। और ये शिक्षा का लक्ष्य है कि बच्चे के अंदर कृतज्ञता प्रस्फुटित हो जाए, है ना। कृतज्ञता के बाद वो कभी भी शोषण नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, है ना। ये उपलब्धि हो गई, है ना। तो 5वीं तक की शिक्षा मेरे को लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। आप सब जिस तरह से बताए कि कोई KG1 ले रहा है, कोई KG2 ले रहा है, कोई क्लास 2 ले रहा है, मतलब सबसे योग्य टीचर की ज़रूरत है प्राइमरी को, है ना। तो और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सब, मतलब मैं तो कई बार, भैया लोग कई बार बोलते हैं ना कि आगे की, मैं बोलती 5वीं तक का ही शोध पूरा नहीं हुआ है अभी हमारा, और ऐसा लगता है कि और इसको कैसे पढ़ा दें, और इसको कैसे कर दें ना। तो मेरे को लगता है हम बहनों, ख़ास तौर पे हम बहनों को ना
5वीं तक की शिक्षा में गहरे शोध करने चाहिए। अगर 5वीं तक में हम बच्चों की ये जो संस्कार बीज वो लेके आया है, अगर हम उसको न्याय दे पाए, है ना, तो ये इस बीज का पोषण हो जाएगा, है ना। तो आगे जाके ये सारी चीज़ें ना बहुत कठिन नहीं है। तो 5वीं तक में 2 चीज़ का पाठ्यक्रम था। एक तो संबंध की पहचान का, उसका चार्ट हम लोग आपको दे देंगे कि 1 साल माँ के बारे में, पिता के बारे में, ऐसे धरती तक। और एक बहुत सुंदर बात, चूँकि उनको पूरे से जोड़ना है बच्चे को शुरू से, तो वस्तु की उपयोगिता सदुपयोगिता का अभ्यास है ना। मतलब नर्सरी के बच्चों से हमारी इतनी अपेक्षा रहती है कि अध्यापिका जी चप्पल उतार रही है तो वो भी धीरे धीरे चप्पल को व्यवस्थित रखने लग जाए, बैग व्यवस्थित रखने लग जाए, बॉटल व्यवस्थित रखने लग जाए, है ना। और क्लास 1 में ये बाबा जी के पाठ्यक्रम में भी मूल्यांकन लिखा हुआ है ना। कई बार हमको क्या लगता है कि समझदारी का मूल्यांकन करना है, पर प्राइमरी स्कूल में समझदारी का मूल्यांकन नहीं करना है, स्थूल का करना है ना। तो शिक्षा सामग्री की सुरक्षा बच्चा कर पाए, तो सभी अध्यापिका जी मतलब अपनी बुक को कैसे वो निकाले, कैसे डाले, है ना। और ये एक बहुत अच्छा और अभ्यास हो जाएगा कि अगली कौन सी अध्यापिका जी आने वाली है, इसमें थोड़ा डिटेल में ले सकते हैं बाद में। हाँ ले सकते हैं। तो इसके लिए आप बोलोगे तो ये वाला भाग अपन किसी भी दिन बैठ के कर लेंगे, क्योंकि अगर ये आप लोग कर पाए ना तो बहुत कुछ कर पाओगे, मतलब, है ना। और बाकी काम तो देखो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस का है, पर ये अगर आप लोग बोलोगे तो अपन एक बार कभी भी शाम को या बैठ जाएंगे, है ना, तो तब करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बहुत सुंदर है ये वाला पाठ्यक्रम, है ना। तो हाँ बढ़िया, ठीक है। तो अभी वैसे भोजन का टाइम हो रहा है तो करते हैं, है ना। बढ़िया, मतलब बड़ी जिम्मेदारी मिली है अपने को मानव तैयार करने की, है ना। और वो मानव जो अपने साथ बहुत कुछ लेके आया है, हमको तो खाली संरक्षण पोषण करना है। तो अगर हम सब मिल के करेंगे तो बोलते ना दिल्ली दूर नहीं है काफ़ी चीज़ ठीक होने लगेगी, मतलब, है ना। बढ़िया, तो चलते हैं, नमस्ते।